तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 22 पार्ट ए, जो कि हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक सिंगल पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, या उसके भी पहले देख लेते हैं कि एक पोर्ट एक्चुअल में क्या होता है। तो पोर्ट इज अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स एट विच सिग्नल विल एंटर और लीव। पोर्ट असल में एक पेयर ऑफ टर्मिनल है। पेयर मतलब जैसे ये दो टर्मिनल है यहाँ पे, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ये टर्मिनल्स हैं, तो उनका पेयर है, ठीक है, दो टर्मिनल से मिलके बनता है, जहाँ पे एक सिग्नल या तो एंटर कर सकता है या तो वो लीव कर सकता है। तो उस जगह को हम पोर्ट कहते हैं। तो अब ये आपको दिख रहा होगा कि इस वाले ये बॉक्स टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है। बॉक्स का मतलब है कि एक डिवाइस है। अब उसके अंदर क्या है हमें उससे मतलब नहीं, हमें केवल टर्मिनल से मतलब है, पोर्ट से मतलब है। पर यहाँ पे याद आपका एंटर करने का ये रास्ता है और लीव करने का मान लो नीचे का, बस यही है। ओके, इस डिवाइस के अंदर सिग्नल जाएगा और इससे बाहर निकल जाएगा, बस यही हो सकता है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। तो ये सिंगल पोर्ट नेटवर्क हो गया। अब हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक एग्जाम्पल है टू पोर्ट नेटवर्क का। ओके, सिंगल पोर्ट के और कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसा कि आपका मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल में चेंज कर देता है। मतलब आप मोटर क्या होती है, जैसे गोल गोल मोटर है और इसमें ये 3 डायमेंशन की मोटर है इस तरीके से, और इसमें आपने वायरिंग कर दी, तो अगर आप इसमें पावर दे रहे हैं तो ये मोटर इसके बाहर ये एक लोहे का ऐसा कुछ निकला होता है, तो वो आपका घूमने लगता है। ओके, इस तरीके से, तो उसमें जो भी टायर जुड़ा होगा तो वो टायर घूमने लगेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी देके हमने मैकेनिकल पावर को जनरेट कर दिया, ठीक है। वैसे तो ये सब ट्रांसड्यूसर का पार्ट है, एनर्जी कन्वर्जन का, बट यहाँ पे हम पोर्ट की बात कर रहे हैं। तो मोटर एक तरीके से सिंगल पोर्ट ही होता है, बस आप यहाँ से इसमें पावर दे सकते हैं, यही चीज़ है। ऐसे ही जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है। मतलब आप क्या करते हो कि जनरेटर जो होता है उसमें ऐसा ये रॉड टाइप का होता है और इसमें ऐसे कपड़े टाइप का कुछ बना होता है और वो उसको घुमाता रहता है। ओके, और उस मैकेनिकल पावर देने की वजह से जनरेटर दूसरी साइड, जैसे जनरेटर की डिवाइस है, दूसरी साइड इसमें अगर आप वायर दोगे तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देता है, इसलिए इसका नाम जनरेटर है। तो ये अलग अलग चीज़ों को, ये सब आपका टू पोर्ट नेटवर्क के बेसिक्स में आ रहा है। ये सिंगल पोर्ट डिवाइसेज हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो एक टू पोर्ट डिवाइस है। ओके, आप यहाँ से करंट को दे सकते हो और एक वोल्टेज यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है V1, और इसी तरीके से दूसरी साइड भी आपका I2 करंट है और एक वोल्टेज है V2। ये आपका टू पोर्ट नेटवर्क है। तो ये तो बहुत ही बेसिक पार्ट है, इसका कुछ भी मेन काम का कुछ भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर मेन चीज़ें जो होती हैं वो होती है पैरामीटर, जो हमारे इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, उनको देखना जरूरी है। तो सबसे सिंपल जो पैरामीटर होते हैं वो दो पैरामीटर होते हैं, Z पैरामीटर और Y पैरामीटर। Z पैरामीटर अपनी जगह ओपन सर्किट पैरामीटर होता है, ओके, और Y पैरामीटर शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहलाता है। ओके, बाकी इनको डिटेल में आगे देखेंगे। और ये दोनों ही पैरामीटर मेनली किसके लिए यूज़ होते हैं, फॉर एनालिसिस ऑफ फिल्टर्स। तो ये दोनों ही पैरामीटर मेनली फॉर एनालिसिस ऑफ फिल्टर्स के लिए यूज़ होते हैं। फिर नंबर 3 और 4 पे हम क्या लिखते हैं, H, और सिंपली H मतलब इसको स्मॉल h भी लिख सकते हैं और कैपिटल H भी, जो कि हाइब्रिड पैरामीटर होता है। या फिर G क्या होता है, H का पॉजिटिव होता है, तो इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर। तो ये हाइब्रिड और इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स आपका ट्रांजिस्टर में यूज़ होते हैं। तो हम जो जितना भी BJT पढ़ते हैं या फिर उधर एनालॉग सर्किट्स के अंदर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो हम एनालिसिस करते हैं ट्रांजिस्टर्स का, तो वहाँ पे हम हाइब्रिड पैरामीटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, H या फिर G का, मतलब मेनली तो H का ही। फिर आपका 5th और 6th पैरामीटर जो आते हैं वो आते हैं ABCD या फिर स्मॉल ABCD पैरामीटर। मतलब ट्रांसमिशन पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन पैरामीटर, या फिर इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर। अब ट्रांसमिशन लाइन या फिर ट्रांसमिशन मेनली कहाँ यूज़ होता है, EMFT में। तो देखो अलग अलग जगह का है। फिल्टर्स तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, मतलब वो हर जगह ही आ जाता है। ट्रांजिस्टर आपका एनालॉग सर्किट का टॉपिक है। तो अलग अलग पैरामीटर्स का अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर एप्लीकेशन है। ओके, तो ये हमारे 6 पैरामीटर हो गए, Z, Y, फिर हमारा H, G और ABCD और ABCD स्मॉल ABCD। ओके, तो Z पैरामीटर ओपन सर्किट पैरामीटर, Y हमारा शॉर्ट सर्किट, H हमारा हाइब्रिड, G हमारा इनवर्स हाइब्रिड, ABCD हमारा ट्रांसमिशन लाइन और स्मॉल ABCD हमारा इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। तो ये तो केवल क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीटर हो गया, उनका नेम हो गया एक तरीके से। तो फर्स्ट स्लाइड में कुछ भी नहीं था, मेन यहाँ से शुरू होता है पहला पैरामीटर हमारा Z पैरामीटर। तो Z पैरामीटर को देखते वक्त यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है कि जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी इक्वेशन बहुत ही सिमिलर वे में लिखी जाती है, कुछ ऐसे। जैसे इधर हमें क्या लिखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है, जैसे कि V1 और V2। अब ये किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। जो ये V1 है वो हमारा इधर इस पे और इधर इस पे I1 और I2 पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से V2 जो है वो I1 और वही V2 I2 पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में डिपेंडेंट पैरामीटर्स होंगे, दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे जो कि एक्चुअल में सोर्स होंगे। ओके, यहाँ पे सोर्स ही यही है, I1 और I2। ओके, आर सोर्सेज। और इन्हीं इक्वेशन के बीच में यहाँ जो हम लिखेंगे वो हमारा सारे पैरामीटर की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे 4 पैरामीटर हो गए, Z11, Z12, Z21 और Z22। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब ये जो इक्वेशन, दो इक्वेशन का सेट है,
ओके, ये हमेशा इसी तरीके से चलेगा। जितने भी पैरामीटर हम पढ़ेंगे वहाँ पे क्या होगा, चीज़ें बदल जाएंगी। कहीं पे क्या होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा I1 I2 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा आपका V1 V2। तो चीज़ें बदल जाएंगी, कॉम्बिनेशंस बदल जाएंगे, बट इसी तरीके के हम पैटर्न को फॉलो करेंगे आखिरी तक, जितने भी हम पैरामीटर्स या उनकी इक्वेशन लिखेंगे। ओके, तो ये बात हुई। अब यहाँ पे Z11, Z12, Z21, Z22 एक्चुअली में क्या है उनको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो Z11 है उसको हम कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस। अब ये तो पता ही है कि जो Z है वो आपका इम्पिडेंस होता है और Y होता है वो एडमिटेंस होता है, तो इसीलिए इसके नाम में इम्पिडेंस तो आएगा ही आएगा। पर क्योंकि ये Z11 है और ये V1 को यहाँ पे ले रहा है, ओके, इसका फॉर्मूला आप लिखोगे। देखो फॉर्मूला लिखना भी बहुत आसान है। कैसे, अगर आपको Z1 को निकालना हो तो आप क्या करो, आप सीधे से इस I2 को हटा दो। अगर इस I2 को 0 कर दोगे तो Z12 का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो केवल ये बचेगा कि Z11 इज़ V1 अपॉन I1। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला निकल आया कि Z11 इज़ V1 अपॉन I1, वो भी कब, जब आपका I2 0 होगा। तो इस तरीके से Z11 हमने बहुत जल्दी से निकाल लिया। फिर हमको जब निकालना होगा Z12 तो हम I1 को 0 कर देंगे और वो जो फार्मूला देगा वो हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा। ओके, एक दो चीज़ें और भी यहाँ पे है, पहले नेम देख लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट। वो अब समझ में आ गया कि इनपुट साइड की चीज़ें यूज़ हो रही हैं V1 I1, इसलिए इसको इनपुट बोलते हैं। तो ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम ड्राइविंग पॉइंट करके लिखते हैं। इसी तरीके से जो आपका बिल्कुल इसका अपोजिट Z22 होगा उसको भी सेम ही लिखेंगे, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पिडेंस, उसको लिखेंगे ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पिडेंस। तो वो कैसे होगा, वो सेकंड इक्वेशन से निकल के आएगा। ये आपका इक्वेशन 1 है और दिस इज इक्वेशन 2। तो जब आप यहाँ पे I1 को 0 कर देंगे, I1 को आप ओपन सर्किट कर देंगे, करंट तभी होगा जब ओपन सर्किट करोगे, तो ओपन सर्किट कर देंगे, इसीलिए इनको ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं। तो I1 को आप नेगलेक्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, Z22 क्या हो जाएगा आपका V2 अपॉन I2। ठीक है, ये क्या है V2 अपॉन I2, और जब I1 0 है तो ये आपका ड्राइविंग पॉइंट और आउटपुट टाइप का इम्पिडेंस है। ओके, अब बचे बीच की दो चीज़ें, वो क्या है आपका, वो है आपका Z12 और आपका Z21। अब ये कैसे निकाले जाएंगे वो देखते हैं। तो Z21 की पहले बात करते हैं। Z21 क्या होगा कि V2 अपॉन I1। Z21 को निकालने के लिए आप सीधे से, आपको दिख रहा है क्या करो, आप I2 को 0 कर दो तो ये क्या हो जाएगा V2 और अपॉन I1 हो जाएगा। ओके, तो Z21 निकल आएगा। और ये क्या होता है आपका फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस, मतलब ये इम्पिडेंस ही है। ठीक है, ये दोनों ड्राइविंग पॉइंट शब्द को इस्तेमाल करते हैं और ये ट्रांसफर को इस्तेमाल करते हैं। तो फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस, ओके, फॉरवर्ड टाइप का, जिसमें 2 पहले होगा, या बोले तो V2 ऊपर होगा। ओके, जिसमें 2 मतलब आउटपुट वाली चीज़ जो है वो ऊपर होगी, तो वो आपका फॉरवर्ड वाला हो जाएगा। ये एक तरीके का याद करने का ट्रिक है कि क्योंकि इसमें V2 आउटपुट साइड वाला वेरिएबल जो है वो ऊपर है, न्यूमरेटर में है, इसलिए ये फॉरवर्ड टाइप का। इसी तरीके से Z12 जो होगा वो कैसे होगा V1 अपॉन I2, और ये रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस हो जाएगा। अब देखो बहुत ही आसान सी ट्रिक है इनको याद करने की, इनके फॉर्मूले को। आप यहाँ पे नोटिस करो कि जो Z11, Z12, Z21, Z22 इनके सब स्क्रिप्ट है, वही यहाँ पे फॉर्मूले में भी यूज़ होंगे। कैसे, ये है Z11, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे V1 और I1। ओके, इसी तरीके से Z21, तो यहाँ क्या लिखोगे V2 और I1। तो जो पहले आ जाता है, ठीक है, Z11 में यहाँ पे ये तो एक जैसे इसको छोड़ दो। Z21 में पहले क्या आया, पहले आया आपका 2, तो जो पहले आया वो चीज़ आपका न्यूमरेटर में रहता है, तो ये V2 ऊपर हो गया और I1 नीचे हो गया। ओके, ये चीज़ हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे देखो Z12, इसका मतलब V1 ऊपर होगा और I2 नीचे होगा। ओके, ये चीज़ हो गई। इसी तरीके से Z22 V2 अपॉन I2। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि V और I ऊपर, मतलब क्या चीज़ ऊपर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इम्पिडेंस है, और इम्पिडेंस का फॉर्मूला मतलब एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि सिंपली V अपॉन I ही होता है, तो वो हमेशा V अपॉन I के फॉर्मेट में ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे एडमिटेंस में भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिटेंस क्या होता है, Y रेसिप्रोकल होता है, तो वो उसके सारे फॉर्मूले I अपॉन V के फॉर्म में होंगे। अभी हम देखेंगे आगे, तो जितने भी फॉर्मूले Y के होंगे वो I अपॉन V के फॉर्म में होंगे। ओके, और ये हमारे Z के 4 फॉर्मूले निकल के आए। अब इसका डायग्राम जो होता है, सर्किट डायग्राम बेसिक, वो बना के देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा, ये काफ़ी ईजी डायग्राम है वैसे तो ये हमारा पूरा डायग्राम बनेगा Z पैरामीटर्स का। तो इसमें क्या है, ये इनपुट टर्मिनल हो गया, ओके, V1, ये आउटपुट साइड हो गई V2, इसी तरीके से। ओके, तो अब इसको इसी तरीके से क्यों बनाना है, इसका क्या लॉजिक है वो भी हमें पहले से पता है। कैसे, बोथ इक्वेशंस आर फॉर वोल्टेज डिवीजन। अगर आप देखें तो दोनों ही इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं, या बोले तो 2 टर्म का सम है। वोल्टेज इज अ सम ऑफ 2 डिफरेंट वोल्टेज टर्म्स। ठीक है, ये क्या है, Z इंटू आई तो वोल्टेज ही होता है ना,
R इंटू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो आई आर एक्चुअल में क्या होता है, वोल्टेज ही होता है, उसकी यूनिट वोल्ट होती है। अगर आई आर की यूनिट वोल्ट है तो Z इंटू आई की यूनिट भी वोल्ट होगी। तो वोल्ट यहाँ V1 क्या है, एक्चुअल में दो वोल्टेजेस का सम है। अब मतलब वोल्टेज डिवाइड हो रहा है सीधे से, आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वोल्टेज डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। और वोल्टेज डिवीजन कहाँ पे होता है, वोल्टेज डिवीजन हमेशा सीरीज़ के केस में होता है, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है। अब क्योंकि वोल्टेज डिवीजन हो रहा है वो सीरीज़ के केस में होता है, तो आपको इस तरीके से डायग्राम को बनाना पड़ेगा सीरीज़ में ही, कि आपका एक तो Z11 हो गया और यहाँ पे आपका ये वोल्टेज सोर्स आप बनाओगे Z12 इंटू I2, ओके। इधर भी वोल्टेज सोर्स बनाओगे और फिर इधर Z22 बना दोगे, ओके। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि ये I1 है, इसमें करंट ही फ्लो हो रही है, तो ये करंट जब इसके थ्रू फ्लो होगी तो इसके थ्रू जो वोल्टेज निकलेगा वो वोल्टेज आपको एक वोल्टेज की वैल्यू होगी समथिंग कुछ भी। और ये तो खुद में वोल्टेज सोर्स है, ये तो खुद में वोल्टेज सोर्स है। तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि दो वोल्टेजेस को जोड़ रहे हैं, दो वोल्टेजेस के टर्म को जोड़ के तब V1 को बना रहे हैं। और ये इक्वेशन यही तो शो कर रहा है कि V1 इज अ सम ऑफ समथिंग एंड समथिंग। V1 इज द सम ऑफ Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो V1 सम है दो चीज़ों का, तो वही हम इधर शो कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को एग्जैक्टली हम दूसरी तरफ भी शो कर रहे हैं। जब हम इसी चीज़ को उठा रहे हैं कि इधर से करंट जा रही है I2, तो ये I2 इस Z22 से जा रही है, तो इसके अराउंड जो वोल्टेज होगा वो कुछ समथिंग होगा, प्लस इसमें हम ये खुद में वोल्टेज सोर्स है, इसको जोड़ देंगे तो V2 बन जाएगा। तो वही चीज़ हमने इधर करी है। तो इसका डायग्राम बनाना काफ़ी आसान है, ओके। जितने भी सोर्स बनाए जाते हैं, ओके, ये डायग्राम ऐसा नहीं है कि केवल Z पैरामीटर के लिए बनाया, अभी सारे पैरामीटर्स के लिए बनाएंगे। तो जितने भी सोर्स बनाते हैं, या तो करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, वो हमेशा इधर बनाते हैं, ठीक है, नीचे वाली इस वाली ब्रांच में। ऊपर केवल हम इसको बनाते हैं, इम्पिडेंस को या फिर एडमिटेंस को या डिफरेंट चीज़ों को, वो देख लेंगे हम आगे, इसको बनाते हैं। और इधर V1 I1 तो बहुत ही ऑब्वियस ही बात है कि V1 होगा, इस साइड से करंट I1 फ्लो होगी, इधर V2 होगा और इस साइड से करंट I2 फ्लो होगी। तो ये चीज़ हो गई। तो क्योंकि सीरीज़ में है, वोल्टेज डिवीजन हो रहा है, इसलिए इनको सीरीज़ में बनाएंगे, तो आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। ये बात हो गई। अब जैसे Y का होगा, Y का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे करंट डिवीजन होता है, पैरेलल में, तो इसलिए वहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वहाँ पैरेलल में बनेगा। पैरेलल में कैसे कि ये वाला जो आपका वेरिएबल है और ये जो है, ये दोनों एक साथ, मतलब ये जो दोनों ब्रांच है ये पैरेलल में बनेंगी, ना कि सीरीज़ में, बस इतना ही चेंज हो जाएगा। और वो जो यहाँ पे सोर्स है वहाँ पे आपका करंट सोर्स बनेगा वोल्टेज की जगह। अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा अरेंजमेंट करके देखते हैं। हमेशा याद रखो कि Z जो है, Z पैरामीटर, उसको T टाइप से अरेंजमेंट करोगे तो आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। और अगर Y टाइप का Y पैरामीटर है तो उसको पाई पैटर्न में करोगे, अगर आप अरेंज, तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जो Z है वो ये T पैटर्न में है कि इधर ZA है, इधर ZC है और बीच में ZB है। जो कॉमन है वो ZB है और दोनों ही तरफ ओपन है। तो अगर आपका ये सिमेट्रिकल T नेटवर्क होगा, अगर आप बोलो कि ये सिमेट्रिकल T नेटवर्क है, ऐसा कब हो सकता है, केवल ऐसा तब हो सकता है जब आपका ZA ZC के इक्वल हो जाए, ओके। क्योंकि ZB तो कॉमन है, अगर ये इधर वाला पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर ZA ZC के इक्वल नहीं है तो ये अनसिमेट्रिकल है, ओके। बहुत ईजी सा पार्ट है। इसी तरीके से Y पैरामीटर का, अभी Y पैरामीटर हम देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल वाला पार्ट देख रहे हैं, कुछ भी डिटेल नहीं देख रहे। तो क्योंकि इसका हमने बोला कि पाई टाइप का बनना चाहिए, ये पाई पैटर्न में हमने इनको जोड़ा हुआ है सर्किट को। इसमें तीन अलग अलग ये एडमिटेंस जोड़े हुए हैं, YA YB YC। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि YB तो कॉमन है। यहाँ पे क्या है कि अगर इसको सिमेट्रिकल होना पड़ेगा या आप चाहते हो कि सिमेट्रिकल हो तो आपको YA और YC को इक्वल करना पड़ेगा। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये अनसिमेट्रिकल पाई नेटवर्क है, ओके। उसके बाद देखते हैं लैटिस नेटवर्क। ये इस तरीके का जो नेटवर्क होता है ये होता है लैटिस नेटवर्क। तो एक तरीके का लैटिस नेटवर्क है। तो यहाँ पे मैंने कलरिंग उसी हिसाब से करी है कि ये ग्रीन में ZA ZD है। तो अगर इसको आपको सिमेट्रिकल करना है तो आपको ZA और ZD को इक्वल करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो डायगोनल में है ZB ZC, अगर वो दोनों इक्वल हैं और ये दोनों ही केस फुलफिल हो रहे हैं तो ये आपका सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क होगा। अगर ये दोनों केस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपका अनसिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क होगा, ओके। अब इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, या एक तरीके से बात करें तो ये एक स्टडी टाइप का ही है, क्वेश्चन नहीं है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा कॉमन कंडीशंस है सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल की, वो क्या क्या कहती हैं। हमने ऊपर देखा है कि सिमेट्रिकल होने के लिए आपका Z11 Z2 के इक्वल होना चाहिए, ओके। वैसे तो वो T नेटवर्क था, वहाँ पे ZA और ZC वाला केस था, बट यहाँ पे अगर Z11 Z2 की बात करें, मतलब सिंपल जो पैरामीटर्स हैं
उनके रिलेशन की बात करें तो Z11 Z22 के अगर इक्वल है तो वो सिमेट्रिकल है। इसी तरीके से Y11 Y22 के इक्वल, मतलब जो एक जैसे वाले टर्म है वो इक्वल होने चाहिए। अगर अपोजिट वाले इक्वल है तो वो आपका रेसिप्रोकल है। ओके, तो ये रेसिप्रोकल हो गया Y12 और Y21, ठीक है। तो Y और Z तो एक तरीके से काम करते हैं। अब सिमेट्रिकल में जो आपका ABCD पैरामीटर है उसमें क्या है कि सिंपली A और D अगर एक दूसरे के इक्वल है, कौन सा A और आखिरी वाला D, तो वो सिमेट्रिकल है। बट ये काफ़ी अलग कंडीशन को फॉलो करता है रेसिप्रोकल के लिए। इसी तरीके से जो हाइब्रिड पैरामीटर है वो सिमेट्रिसिटी के लिए काफ़ी अलग कंडीशन को फॉलो करता है। वो क्या है, H11 H22 माइनस H12 H21 इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिकल होगा। ओके, फर्दर जब H पैरामीटर पढ़ेंगे या फिर ABCD पैरामीटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें फिर से देख लेंगे। और अगर AD माइनस BC ओके इक्वल टू 1 है, AD और माइनस BC इसका सम डिफरेंस, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा ABCD पैरामीटर। और जो आपका हाइब्रिड पैरामीटर है उसका रेसिप्रोकल की कंडीशन सिंपल है, जो ऊपर से चलती हुई आ रही थी। कैसे, आपका H12 इक्वल टू H21 अगर हो गया तो आपका रेसिप्रोकल हो गया। तो ये कंडीशन सिंपल है, इसकी ये कंडीशन सिंपल है, और ये दोनों तो सिंपल है ही। ओके, तो इस तरीके से ये रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल वाली टेबल बोले तो समरी हमने यहाँ पे देखी। अब हम क्या करते हैं कि ये हमने टी नेटवर्क बनाया है ZA ZB और ZC का। हम रिलेशन निकालते हैं ZA ZB ZC और उनका रिलेशन किनके टर्म में, Z11 Z12 Z21 और Z22 के फॉर्म में। ओके, फिर इसका उल्टा रिलेशन निकालेंगे कि जैसे ये है Z11 इक्वल टू क्या होगा, Z22 इक्वल टू क्या होगा, और Z21 और Z12 इक्वल टू क्या होगा, तो ये निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि हमने जो ओपन सर्किट होता है उसकी जगह करंट सोर्स को लगा दिया और उसमें करंट की वैल्यू दे दी I1, ऐसे इधर दे दी I2। तो अब इस वाली ब्रांच में पूरी करंट फ्लो कर रही है I1 और इसका वोल्टेज है V1। ओके, इधर क्या है वोल्टेज V2 और करंट फ्लो कर रही है I2। कॉमन आपका जो है ये कॉमन इम्पिडेंस, ये आपका ZB है कॉमन। अब इसमें क्या करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं कि V1 किसके इक्वल होगा। अगर आप इस वाले लूप में देखें तो V1 किसके इक्वल होगा, I1 इंटू ZA। ठीक है, V1 लिखने का सिंपल सा तरीका है भाई, ये जो वोल्टेज है ये दो वोल्टेजेस के इक्वल हो जाएगा। कैसे, ये वोल्टेज V1 जब इसमें आप KVL लगाओगे तो अगर आप इसके थ्रू वोल्टेज लिखना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इम्पिडेंस इंटू करंट। वोल्टेज क्या होता है, सिंपल इम्पिडेंस इंटू करंट। तो इसका इम्पिडेंस क्या हो गया आपका ZA। ओके, तो ZA I1 और इधर क्या हो जाएगा, इधर क्योंकि दो करंट फ्लो कर रही हैं तो ZB I1 और ZB I2। तो यही चीज़ अगर आप इधर देखोगे, आप कॉमन ले लो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ लिखूँ तो एक तो हो गया V1 इक्वल टू ZA और I1, फिर एक हो गया ZB। बट ZB में क्योंकि दो करंट है, एक करंट इधर फ्लो कर रही है, एक इधर फ्लो कर रही है, तो ZB में क्या हो गया आपका I1 प्लस I2। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि ZA ZB को कॉमन नहीं लेते हुए मैं I1 को कॉमन ले लूँगा। तो आप अगर देखोगे तो I1 के लिए आपके पास ZA प्लस ZB निकल के आ रहा है, दो चीज़ें। ओके, इसको तो हटा देते हैं। मतलब अगर आपको KVL भी लगाना नहीं आ रहा है तो फिर आप इसको थोड़ा सा नहीं कर सकते, मुश्किल है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका आ गया ZA प्लस ZB इंटू I1 प्लस ZB इंटू I2। इसी तरीके से हमारा जो बेसिक इसको कंपेयर करते हैं, जो हमारा बेसिक Z पैरामीटर वाला इक्वेशन होता है V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यहीं से मिल जाएगा क्या चीज़, ये क्या है Z21 जो है वो, या फिर Z12 जो है वो किसके इक्वल है, ZB के इक्वल है। ये Z12 आपको ZB के इक्वल दिखाई दे रहा है यहाँ से, और Z11 किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, ZA प्लस ZB। तो ये इस तरीके से प्रूफ हुआ। अब क्या करेंगे, KVL लगाएंगे इस वाले लूप में, पहले इस वाले लूप में लगाई थी, अब इधर वाले लूप में लगाएंगे, ये जो लूप है। ओके, तो V2 किसके इक्वल हो जाएगा, ZB I1 और ZB प्लस ZC I2। इसको फर्दर कंपेयर कर लेंगे तो ZB तो फिर से वही सेम वैल्यू दे देगा जो पहले उसने Z12 दी थी, अब वो Z21 दे देगा। मतलब क्या है कि ZB दो वैल्यूज़ के इक्वल है, वो Z21 के भी इक्वल है और Z12 के भी इक्वल है। ओके, और Z22 जो है वो आपका ZB प्लस ZC के इक्वल है। तो ये आपकी फाइनल वैल्यूज़, इससे ये चारों निकल के आ गई, किनकी, Z11 Z21 Z12 और Z22 की। अब इसी में अगर आप क्या बोलो कि हमें ZA ZB और ZC की वैल्यू पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ Z11 Z12 Z21 Z22। आप क्या करो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, Z11 इक्वल टू ZA प्लस ZB। ZB आपको पता है, ZB की जो वैल्यू है Z12 इसको उठा के इसमें रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा Z11 इक्वल टू ZA प्लस ZB। तो Z11 इक्वल टू ZA प्लस Z12। ओके, तो अब इसको इधर ले जाओ तो ZA आपका अकेले बच गया, तो ये क्या बच गया, ZA। जब ZA अकेले बच गया तो ZA का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया Z11 माइनस Z12। ओके, तो फॉर्मूले ये हम निकाल सकते हैं, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये ZA निकल के आ गया। ZB आपको ऑलरेडी ही पता है,
मतलब ये है Z12, Z21 और ZB, ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है, तो इनका तो फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट ही है, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब निकालो ZC निकालने के लिए क्या करो, ये जो ZC इसमें है, ZB आप लिख सकते हो, तो ये ZB की जगह कुछ भी लिख दो, Z21 या Z12, और उसको इससे Z22 से माइनस कर दो, तो हम Z21 लिख लेते हैं। तो हमारा ZC क्या हो जाएगा, Z22 माइनस या तो Z21 या फिर 12 दोनों ही हो सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला ZC का आ गया। तो ये रिलेशन निकाला हमने, ये जो T नेटवर्क है जिसके अंदर ZA ZB ZC है, तो एक तरफ ZA ZB ZC के फॉर्मूले निकाले, एक तरफ Z11 Z12 Z21 और Z22 के फॉर्मूले निकाले। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बनाते हैं कि ये हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं कि ये हमने बनाया है, ये इसको हमने क्या डिस्कस किया था कि दिस इज लैटिस नेटवर्क, ये लैटिस नेटवर्क है, और ये हमने क्या बना दिया, ब्रिज नेटवर्क, ये ब्रिज है, जैसे कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी की तरह। यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि दोनों ही नेटवर्क अपने आप में सेम है। जब आप इनके नोड्स को नंबर दोगे अलग अलग और उनको ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों लैटिस और ब्रिज नेटवर्क एक ही जैसे होते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या क्या इक्वल रहना चाहिए सिमेट्रिसिटी के लिए, ZA ZD और ZB ZC। ओके, इसीलिए इसको ZA ZD को पिंक से बनाया और इसको ग्रीन से बनाया ZB ZC को। तो ये कंडीशन आ गई सिमेट्रिसिटी के लिए कि ZA ZD के इक्वल होना चाहिए और ZB ZC के इक्वल होना चाहिए सिमेट्रिसिटी के लिए। ओके, अब यहाँ पे फर्दर और भी फॉर्मूलेज निकल के आते हैं कि Z11 Z22 का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ZB और ZA और ZC क्या होगा। ओके, क्योंकि यहाँ तो 4 टर्म हो गए, मतलब यहाँ पे दोनों ही सेट में 4 टर्म है। एक तरफ तो Z11 Z12 Z21 Z22 है, एक तरफ ZA ZB ZC ZD है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको निकल के आएगा कि Z11 इक्वल टू Z22। ओके, ये दोनों वैल्यूज सेम है एक दूसरे के, इक्वल टू ZB प्लस ZC अपॉन 2 के इक्वल है। ओके, तो ये वाला इसमें प्लस होगा बीच में और ZB प्लस ZC अपॉन 2 के इक्वल वैल्यू देगा। अब बात करते हैं, और अगर आप एक तरीके से इसको कंपेयर करके देखो कि लगभग ZA सिमिलर टू Z11, ZB सिमिलर टू Z12, ZC सिमिलर टू Z21 और ZD सिमिलर टू Z22। तो एक्चुअल में अगर यहाँ पे देखो कि ये Z11 और Z22 लगभग ZA और ZD के इक्वल है। मैं कह रहा हूँ लगभग इक्वल नहीं है कंपैरिजन के तौर पे। तो अब इसके फॉर्मूले में आप फॉर्मूले को आसानी से यूज़ कर सकते हो कि आप जिस चीज़ को निकाल रहे हो ZA ZD को, वो फॉर्मूले में नहीं आएगा, बाकी दोनों आएंगे। तो ZB ZC आएगा और वो भी उनका हाफ, सम का हाफ एवरेज, तो ZB प्लस ZC अपॉन हाफ। अब यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो, यहाँ पे आप निकाल रहे हो Z12 और Z21 जो कि किसके इक्वल हैं या कंपैरिजन में मान सकते हैं कि बराबर है ZB और ZC के। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है कि यहाँ पे ऐसा है कि वही चीज़ ही आएगी, Z12 निकालो Z21 निकालो या फिर Z11 Z22 निकालो, आपका ZB और ZC ही इस्तेमाल होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ZB माइनस ZC हो जाएगा। तो थोड़े से फॉर्मूले अलग है, स्टार मार्क लगाया, बट ये आपको याद रखने हैं। ये तो कुछ इस तरीके से आ गए। अब हम ZA और ZB का फॉर्मूला ZC ZD का निकालेंगे। तो ये हमें पहले से पता है कि ZB जो है वो ZC के इक्वल है, तो हमें बस ZB का फॉर्मूला निकालना है। तो ये फॉर्मूला भी कुछ उसी तरीके से बनेगा कि Z11 और Z12 का ही इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे और किसी का नहीं करेंगे। यहाँ पे ZB ZC का इस्तेमाल किया, यहाँ पे Z11 Z12 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब एक बात ये भी कही जा सकती है कि Z11 है तो भाई वो Z22 के ही इक्वल, तो यहाँ पे Z22 लिख दो, चाहे आप कुछ भी लिख दो, वो बात वही हो जाएगी। मतलब क्या है कि इसका पहला टर्म और ये इसके इक्वल है। आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज करके इसको लिख सकते हो Z22 प्लस Z21 अपॉन 2। इसी सेम फॉर्मूले को आप दो तरीके से लिख सकते हो। ओके, तो इन दोनों का सम और उसका एवरेज मतलब आधा, 2 हाफ। इसी तरीके से ZA जब निकालोगे तो वहाँ पे Z11 माइनस हो जाएगा। ओके, तो आपको एग्जैक्टली याद रखना है कि माइनस आपका कहाँ वाले केस में मिल रहा है, Z12 और 21 में मिल रहा है और ZA और ZD में मिल रहा है माइनस। फिर बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। बार्टलेट बाइसेक्शन थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है 2 पोर्ट नेटवर्क्स के लिए, पर ये केवल और केवल आपका एप्लीकेबल केवल सिमेट्रिकल नेटवर्क्स के लिए है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, ओनली फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क। मान लो 2 पोर्ट नेटवर्क है तो उसको आप बीच से बाइसेक्ट कर सकते हो और इसको फिर सॉल्व कर सकते हो। कैसे, और हमें करना क्या है कि बाइसेक्ट तो करना है, वो तो ठीक है। जैसे कि इस वाले केस में मतलब ये Z पैरामीटर मान लो है, तो हमें Z11 Z22 कर निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, ZOC Z ओपन सर्किट हाफ प्लस Z शॉर्ट सर्किट हाफ अपॉन 2। मतलब हमें ये जो हाफ सेक्शन लेना है ना, आप इस हाफ सेक्शन को ले लो, इतने को एक बार उसको ओपन सर्किट कर दो और उसी को एक बार शॉर्ट सर्किट कर दो, वो भी किस तरफ से, इस वाली साइड से, इस वाली साइड से। ओके, ये Z है,
ओपन सर्किट कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों का एवरेज ले लो। ओके, तो ये आपको Z11 और Z22 दे देगा। अब अगर आपको Z12 और Z21 निकालना है तो फिर से वही करो, ओपन सर्किट ले लो, ठीक है, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट ले लो हाफ वाले पार्ट को, ओके, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये है, एक में प्लस है एक में माइनस है। अब ये हाफ सेक्शन एक्चुअली में है क्या, ये समझना ज़रूरी है। मान लो हमने इस तरीके का एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने ये टी नेटवर्क लिया है, ओके, टी नेटवर्क से आप Z को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये पता है। ओके, तो टी नेटवर्क लिया है, तो यहाँ पे 2 ओम 3 ओम है। अगर आप देखो तो इसको सिमेट्रिकल होने के लिए क्या चाहिए, इसको सिमेट्रिकल होने के लिए ये ZA और ZC इक्वल होने चाहिए, जो कि है, ये तो कॉमन होता है, तो ये सिमेट्रिकल तो प्रूव हो गया है, मतलब इसमें हम ये बार्टलेट बाइसेक्शन थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसको 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करो। तो अगर मैं क्या करूँ, जो कि इक्वल होंगे, जैसे अगर मैं इस 3 ओम को लिख दूँ 6 ओम पैरेलल 6 ओम, ओके, 3 ओम तो हमेशा पैरेलल होता है, सॉरी 6 पैरेलल 6 हमेशा 3 ही देता है, ये कहने का मतलब है मेरा। तो आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो, मतलब आप इससे इसको बनाओगे या फिर इससे इसको बनाओ, तो दोनों एक ही बात है। तो इसको 6 लिख दो। अब आप इसको बीच से बाइसेक्ट करोगे तो ये आपको एक हाफ आपको जो मिलेगा वही सेम आपका दूसरा हाफ होगा। तो आप एक हाफ को उठा लो, तो एक आपको जब उठाया मैंने ये 2 ओम 6 ओम और इसको इधर से ओपन सर्किट कर दिया, तो ये क्या वैल्यू दे दिया मुझे 8 ओम। फिर मैंने क्या उठाया, इसी हाफ को उठाया और इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये मुझे क्या वैल्यू दे दिया 2, और क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये वाला आपका जो 6 ओम है ये नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है, नेग्लिजिबल हो गया, तो यहाँ केवल 2 ओम दे देगा। अब इसी तरीके से मैंने क्या बताया था कि एक बार शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट को ऐड कर दो और एक बार ओपन से शॉर्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये क्या वैल्यू देगा 5, ये क्या वैल्यू देगा आपका 3। तो यही आंसर आ गया 5 ओम और 3 ओम। तो बड़ी आसानी से हमने Z11, Z22, Z12, Z21 का हमने वैल्यूज़ निकाल ली। ओके, फिर बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, सॉल्व नहीं किया बट आंसर हमने लिख दिया है। कैसे, हमने ये बड़ा सा डायग्राम लिया, अगर आप इसको काउंट करो, ओके, एक 1 ओम, एक 1 ओम, अभी नीचे वाले को छोड़ दो वो सिमिलर ही है, ये 3 इधर से काउंट करो, 1 2 और ये 3, ओके, ये तीसरे वाले में आखिरी में भी एक 1 ओम है और इधर तीसरे वाले में भी आखिरी में एक 1 ओम है, और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये बीच में है, तो इसको आप बीच में से काट सकते हो। तो जब आप इसको बीच में से काट दोगे तो दोनों ही हाफ एक दूसरे के सिमेट्रिकल हो जाएंगे। सिमेट्रिकल तो ये ऑलरेडी था, ये एक जैसा ही हो जाएंगे। जब ये एक से हो जाएंगे, आप केवल एक हाफ को उठा लो, तो ये जो हाफ ये बॉक्स बनाया है ऑरेंज वाला, आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे, अगर आप इसको मान लो इधर ओपन सर्किट कर दो पहले केस में, तो ये 1 सीरीज़ में 2 ओम, 2 पैरेलल 1, फिर जो भी निकलेगा वो 1 के संग सीरीज़ में, फिर जो भी निकलेगा वो 1 के संग पैरेलल में, फिर जो भी निकलेगा वो इस वाले 1 के संग सीरीज़ में। आप सॉल्व करोगे तो ये ओपन सर्किट हाफ आपको देगा 1.6125। अब आप इसको यहाँ से शॉर्ट कर दो, ओपन के बजाय ये आपने शॉर्ट कर दिया हाफ वाले पार्ट को। जब शॉर्ट कर दोगे तो फिर आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये किसी काम का नहीं रहेगा, तो ये वैल्यू आपको देगा 1.6। और फिर वही चीज़ है कि भाई निकालने के लिए Z11 Z2 के लिए इनको ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपको फाइनल वैल्यूज़ दे देगा। तो बहुत मतलब फ़ायदा दे देता है बार्टलेट बाइसेक्शन थ्योरम, कभी कभी आपको ये याद रखना है। ओके, तो यहीं पे लेक्चर नंबर 22 पार्ट A खत्म होता है। इसके बाद देखेंगे पार्ट B नेक्स्ट लेक्चर में।